नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पद्मिनी शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। मन की बात के 123वें एपिसोड में पीएम मोदी ने आपातकाल के पलों को किया याद। बोले, कांग्रेस ने की संविधान की हत्या। पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की रैली। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली का विपक्ष ने किया समर्थन। कोलकाता में गैंगरेप में एनसीडब्ल्यू का पुलिस पर बड़ा आरोप। अर्चना मजूमदार ने कहा, ना हमें पीड़िता से मिलने दे रहे हैं, ना क्राइम सीन देखने दे रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपकी बड़ी रैली। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, झूठी और नकली है मोदी की गारंटी। बांग्लादेश में फिर मचा सियासी घमासान। हसीना सरकार पर चुनावी धांधली की जांच शुरू। यूनुस का दावा, अब होंगे निष्पक्ष चुनाव। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 123वां एपिसोड आज रिलीज हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने योग दिवस पर चर्चा की। इसके साथ ही इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने पर उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान न सिर्फ संविधान का गला घोटा गया, बल्कि न्यायपालिका को भी नियंत्रित करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उस समय आम नागरिकों पर अत्याचार किए गए और लोकतंत्र की मूल आत्मा को कुचला गया। यह समय भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाबू जगजीवन राम ने उस समय बड़ी मजबूती से विरोध दर्ज कराया। जॉर्ज फर्नांडिस को जंजीरों में जकड़ा गया और मीसा कानून के तहत निर्दोषों को जेलों में डाल दिया गया। मन की बात कांग्रेस पर वार। देखिए, ये जो इमरजेंसी है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे बड़ा काला धब्बा वो कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने इस देश पे लगाया था। इसमें कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इसलिए इस दिन को तो संविधान हत्या दिवस के रूप में बकायदा याद दिलाने की आवश्यकता है देश को और हिंदुस्तान के लोगों को, कि फिर कभी इस तरह का सिचुएशन ना आए कि जिसमें तमाम विपक्षियों को आप जेल में डाल दो, अखबार के ऊपर पाबंदी लगा दो, मीडिया को आप बकायदा सरकार के इशारों पे एक कठपुतली बना दो, साथ ही साथ अपने मन चाहे हिसाब से संविधान को बदल दो, प्रियम्बल को बदल दो। तो ये बिल्कुल ही काला दिवस है ये। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो कांग्रेस पार्टी। और सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि जिन लोगों ने संविधान की हत्या की वही आजकल संविधान बचाओ, संविधान की रक्षा और पता नहीं कौन कौन सी बातें ये लोग करते हैं। हालांकि उनके पास इस सरकार के ऊपर संविधान की हत्या करने के लिए कोई दलील, कोई सबूत, कोई प्रूफ, कोई दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव ये लोग खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि ताकि इस सरकार को और देश को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। और प्रधानमंत्री मोदी इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए भरसक कोशिश करते हैं। देश की जनता को भी इस तरह के कालखंड से सीख लेने की आवश्यकता है। फिर से हिंदुस्तान में कोई इमरजेंसी ना लगाए, उसके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। और खबरों में आप बात वक्फ के खिलाफ रैली की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज पटना के गांधी मैदान में रैली हुई। मुस्लिम संगठनों की अपील पर विपक्षी नेताओं ने वक्फ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ कई दिग्गज नेता मंच पर पहुंचे और एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि हिंदू मुसलमान समेत सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर आजादी के संग्राम में अपना योगदान दिया था। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये हम लोगों का देश है। अब बीजेपी सत्ता से जा रही है, इसलिए गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहती है। मंच तो था वक्फ के खिलाफ, लेकिन आवाजें सियासी। देखिए, तेजस्वी यादव को बताना चाहिए पाकिस्तान किसके बाप का देश है। ये बकवास सुनते सुनते कान जो है वो पक गया है कि सभी धर्मों ने मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है,
लेकिन मुसलमानों ने तो अपना देश निकाल लिया। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। समाज में समस्याएं होती हैं। बीमारी का इलाज तभी होगा जब आप बीमारी को समझ पाएंगे। बीमारी को समझे बगैर समाज का कोई इलाज नहीं हो सकता। जिस तरह से डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप उसको डायग्नोसिस उसका सही करें। ये बकवास की बातें क्या करने गए थे तुम लोग वहां? सेक्युलरिज्म है ये। दोनों बातें तो एक साथ होगी नहीं। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि वक्फ जो है वो इस्लाम का हिस्सा है, तो इस्लाम बचाने गए थे वहां पे। आप ये कह रहे हो कि भाई शरिया का हिस्सा है, ये तो पर्सनल लॉ बोर्ड वाले पहुंचे हुए हैं ना कि मुसलमानों का अधिकार है। मुसलमानों का कौन सा अधिकार है? मुसलमानों की नौकरी के लिए रैली हो उसमें जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए आप रैलियां करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये वक्त बचाने के लिए वहां पे इकट्ठा हो गए सारे लोग। मतलब तुम लोगों ने आज एक ऐसा पाप किया है कि हिंदुस्तान को तुमने पाकिस्तान और बांग्लादेश जो वहां पे उत्पन्न हो रहा है, इट इज अ क्लियर कट इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये कम अक्ल वाले लोगों को समझ में नहीं आएगा। वोट की राजनीति, मुसलमानों का वोट कैसे मिले, उसके लिए ये लोग इतने अंधे हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें क्या ना करें। आप चले गए वहां पे। भाई मौलवी मौलानाओं को अगर वक्त के लिए आंदोलन करना है, ठीक है, उनको करना भी चाहिए। उनको लगता है कि भाई उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, डेमोक्रेसी में स्पेस है। तुम क्या करने गए थे वहां पे? तुमको किसने चौधरी बना दिया? इसका मतलब यह है कि ये वोटों के सौदागर, मुसलमानों के वोट को बेच के लिफाफा खाने वाले मौलवी मौलाना वहां इकट्ठा हुए बिहार में, इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और ये सारी की सारी नौटंकी ये चुनाव और पॉलिटिकल है। और इसी वजह से इस तरह के जमावड़े को लोग बहुत दूसरी नजर से देखते हैं। वो दिन दूर नहीं, ये लोग जिस तरह से पाकिस्तान में, जिस तरीके से बांग्लादेश में, जिस तरीके से यूरोप के कई सारे शहरों में ये शरिया कानून उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ये पाप के हकदार ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो आज मंच पे मौजूद थी। बिल्कुल। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता गैंगरेप ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस सरकार इस घटना पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। जांच के नाम पर अब सिर्फ 5 सदस्यों की एसआईटी बना दी गई है, लेकिन इस पर हंगामा थम नहीं रहा। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार को घटनास्थल का दौरा करने से रोका गया। अर्चना मजूमदार ने दावा किया कि पुलिस ने हमें घटनास्थल पर जाने से रोक दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक घटनास्थल को अदालत के आदेश के तहत सील किया गया है और बिना कोर्ट की अनुमति के उसे खोला नहीं जा सकता। वहीं इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। बंगाल में फिर बवाल। देखिए, बवाल तो होता रहेगा। ममता बनर्जी का कोई थोड़ी कुछ बिगाड़ सकता है। वो मनमानी करेगी। आपको जो कुछ करना है, जो बनता है आप कर ले। इट इज एज सिंपल एज दैट। रेप हुआ है, उसके लोग आकर के सामने आकर के उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो जो कॉमेडियन है कित 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 करने वाला, उसको आगे आपने कर दिया। बाद में आप कहते नहीं उसका पर्सनल है, लेकिन आगे आया क्यों? पार्टी से निकालो। नहीं, कारण क्या है कि उसमें 2 मुस्लिम वो पकड़ा गया है, और तीसरा जो है, जो इन दोनों का नेता है, वो टीएमसी के यूथ विंग का लीडर है। कौन क्या बिगाड़ लेगा? सुकांतो मजूमदार केंद्रीय मंत्री है, वो वहां पे गया प्रोटेस्ट करने, उसको जेल में डाल दिया, पकड़ के उठा के लेके चले गए। ये क्या है? ह्यूमन राइट कमीशन, वुमेन कमीशन कुछ नहीं काम करेगा बंगाल के अंदर में। कारण क्या है? ये दिल्ली में ही लोग ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने से डरते हैं। हर चीज राजनीतिक कैलकुलेशन कि भाई अगर आप ये काम करेंगे तो ये तो होता रहेगा।
ये तो होता रहेगा, इसको कोई रोका नहीं जा सकता। अंटिल भाई कोर्ट चीखता चिल्लाता रह गया, सुप्रीम कोर्ट भी चीखता चिल्लाता रह गया, ये भर्त्सना कर दे रहे हैं, फटकार लगा दी, डांट दिया, भगा दिया, सब कुछ कर दिया। ममता बनर्जी करेगी वही जो उनके मन में है। यह तभी सुधरेगा अनटिल अनलेस आप कोई संविधान में व्यवस्था है भाई, क्यों रखा हुआ आर्टिकल 356? आप कुछ दिन के लिए लगा के तो देखो, कुछ दिन लगा करके देखो, चीजें अपने आप सुधरेंगी। पुलिस वाले पिट रहे हैं वहां पे कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। वहां पार्टी और पार्टी के गुंडों का वर्चस्व है और वो लगातार रहेगा until unless some drastic steps are taken by the center। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर घर रोजगार बचाओ रैली की, जिसमें बीजेपी सरकार पर गरीबों से घर और रोजगार छीनने का आरोप लगाया गया। अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के घर और रोजगार बचाने की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का लाल गरीबों के हक के लिए आवाज उठाएगा और बीजेपी के बुलडोजर को जनता जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भाई बहन हैं। 75 साल में इन्होंने कभी भी स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी पर बात नहीं की। ये केवल लूटने का काम करते हैं। दिल्ली की झुग्गियों में 40 लाख लोग रहते हैं। अगर ये इकट्ठा हो गए तो किसी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गी तोड़ने आ जाए। केजरीवाल भड़का रहे हैं। देखिए, भड़काने का काम है इसका। ये तो एनार्किस्ट है, इसको नियम कानून इन सब चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं। दूसरी चीज़, क्यों अचानक से आपने किया? वो इसलिए किया क्योंकि अब कोर्ट्स खुलने वाले हैं, सुनवाई शुरू होने वाली है। उस पूरे भाषण में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एफआईआर खेलो, हमें जेल में डाल दो। भाई जेल में डाला जाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए कवायद की गई कि फिर अब सौरभ और सत्येंद्र जैन वो हॉस्पिटल घोटाले में फंस गया। नज़दीक आ रहा है समय जिसमें ईडी वगैरह सारे एक्शन में आ रही है। क्लासरूम घोटाले में, शराब घोटाले में फिर सुनवाई होने वाली है। आप चले गए किस चीज़ के लिए? तुम्हें झुग्गियों को हटाया जा रहा है। भाई क्यों हटाया जा रहा है झुग्गियों को? क्या झुग्गी वालों को घर मिला है? आप चले गए वहां पे, वो हाय हाय कर रही थी, क्या नाम है वो, आतिशी मार लेना। क्या हमारे कंस्टिट्यूंसी से क्यों हटाया जा रहा है? अरे बाबा, जिन लोगों को घर मिल चुका है, सरकार दे चुकी है, वो फिर झुग्गी बना करके रहेंगे तो ऐसे तो चलता ही रहेगा। ऑनेस्ट लीडर ये होता जब ये कहता कि जिन लोगों को झुग्गी मिल गई है वो जाओ, और जिनको झुग्गी के बदले घर नहीं मिला है वो हमारे साथ आओ, तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे, तब कोई बात होती। आप हर चीज में इलीगल चीजों को। और दूसरी परेशानी क्या हो रही है, बात समझिए। जिस तरीके से एक एक इलाके से दिल्ली में पकड़ पकड़ के बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा रहा है, ये सब इसके वोट बैंक है। ये बांग्लादेशियों को जो भगाने का जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि फिर से इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा, सब लोगों से आधार कार्ड से लेकर के उनकी आइडेंटिटी को पुख्ता किया जाएगा। और एक और बड़ा बवाल, एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि बताया जा रहा है कि बिहार के इलेक्शन में कुछ जगहों पे मोबाइल फोन पे वोट देने की व्यवस्था की जाएगी। अब ये समझिए, जिस तरह से डिजिटल पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, उसी तरह से डिजिटल वोटिंग की व्यवस्था हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि ये चोर उचक्की पार्टियां जो है, जो बोगस वोटिंग, डबल वोटिंग, ट्रिपल वोटिंग, बांग्लादेशी को बुलाओ तो रोहिंग्या को बुलाओ, यहाँ के मुसलमानों को वहाँ बिठा दो, वहाँ के लोगों को यहाँ बिठा दो, और घूम घूम के जो जगह जगह जा करके देश भर में वोट देने की जो एक परंपरा, एक नया तरीके का कि साइंटिफिक रिगिंग करते थे, उन सब की परेशानी बढ़ने वाली है। और इसलिए ये सब जगह, वो बरसात का समय है तो मेढक टर टर करता है, वही आवाजें आ रही है। जी, और खबरों के आखिर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अगले साल अप्रैल में आम चुनाव होंगे, जिसको लेकर अंतरिम सरकार ने कहा कि ये चुनाव अब तक के सबसे निष्पक्ष होंगे। मोहम्मद यूनुस के सहयोगी ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। वहीं हसीना सरकार पर 2014, 18 और 2024 के चुनावों में धांधली के आरोपों की जांच के लिए
पूर्व जज शमीम हुसनैन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। वहीं बीएनपी को चुनावों से दूर रखने के लिए जमात ने फिर से आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। बांग्लादेश में चल क्या रहा है? देखिए, खबरें ये बताई जा रही है कि चुनाव होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, चुनाव नहीं होंगे, चुनाव होंगे ही नहीं। क्यों? दिस मैन इज अनइलेक्टेड एंड अनइलेक्टेबल, और इस वजह से वो सत्ता में काबिज होते रहना चाहता है। इलेक्शन का मतलब डॉक्टर यूनुस को बाहर जाना पड़ेगा, वापस पेरिस, घर अभी रखे हुए वहां पे। और जितने अभी उसके चंगू मंगू हैं, जो स्टूडेंट लीडर जिन्होंने हंगामा करके सत्ता परिवर्तन करवा दिया या आर्मी की बेवकूफी की वजह से, तो खैर आपने कर दिया। नया सुगुफा डाला गया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कि फर्स्ट पास द पोस्ट, जैसे कि जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आया, जीत गया, संसद में गया, वो सिस्टम हटा करके पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसको जितना वोट आया उस परसेंटेज में उतनी सीटें दे दी जाएगी। And then they will be able to cobble up certain इस्लामिक पार्टीज, जमात और सारे लोगों को, और आप जो है सरकार में बन जाएंगे। तो सारे जो लुम्पन एलिमेंट हैं, गुंडे, बदमाश, मवाली, वो सब सरकार में भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। इसलिए आपने पहले जो है बैन कर दिया अवामी लीग को, अब बीएनपी को भी बैन करने की बात चल रही है। ये चुनाव नहीं होने वाला वहां, और जब ये खतरा आता है तो ये डॉक्टर यूनुस कह रहा है कि भाई पहले जो है हम लोकल इलेक्शन करवाएंगे। लोकल इलेक्शन का मतलब होगा कि म्युनिसिपैलिटी वाला, है ना, वो इलेक्शन पहले होगा तो 6 महीने तो उसी में लग जाएंगे। फिर उसके बाद वो देखेंगे। ये टालने की कोशिश कर रहा है, उसको कहते हैं भाई खून चख लिया है इसने सत्ता का। आनंद आ रहा है कि बिना इलेक्शन लड़े हुए, बिना चुनाव जीते हुए प्रधानमंत्री बनकर के पूरे देश दुनिया भर में घूम रहा है। इसको कैसे जाने देंगे? वो तो आर्मी इसके साथ नहीं है, अदरवाइज ये सारी चीजें अभी बिल्कुल अलग हो जाती। दिक्कत ये है कि ये देश कहीं दूर नहीं, बगल में है। हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पे विस्फोट होगा तो फिर वहां से लोग भाग करके फिर हिंदुस्तान घुसेंगे। लेकिन इस बार सरकार ऐसी है कि बॉर्डर बंद होगा और किसी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। बहुत बड़ी मुसीबत में है बांग्लादेश। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।